उसके पिता ने उसे पारिवारिक उत्तराधिकार विवाद में उसकी रुचि जानने के लिए बुलाया था। जब वो अंदर आया तो ये स्पष्ट था कि उसके सभी भाई बहन उसकी उपस्थिति से खुश नहीं थे, और एक ने तो यहां तक कहा कि उसका उपहास उड़ाया गया। तभी अचानक उनके पिता, महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राक्षसी तलवारबाज, अंदर आए। उन्होंने सबसे पहले हमारे लड़के से पूछा कि क्या उसका अंदर आने का कोई इरादा है। उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में पूछा और ठंडे लहजे में पूछा कि क्या वो अपने सभी भाई बहनों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। उसने मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में इनकार कर दिया, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे न केवल दिलचस्पी थी, बल्कि वो वहां मौजूद सभी लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना चाहता था। अपने सभी भाई बहनों को हराने के बाद उसका इरादा उनके पिता को भी हराने का था। उसके इन साहसी शब्दों ने तुरंत उसके पिता को क्रोधित कर दिया, और उसके भाई बहन ये नहीं समझ पाए कि उनके निकम्मे छोटे भाई को इतना साहस कहां से मिला। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह लड़का मानवता के सबसे शक्तिशाली 9 सितारा नायक का पुनर्जन्म था। अपने पिछले जीवन में उसने दुनिया का अंत कर दिया था। आक्रमणकारियों के नाम से जाने जाने वाले एक रहस्यमय गुट द्वारा 9 सितारा नायकों का भी सफाया हो गया था, और केवल 2 ही बचे थे, ज़ेनॉन और एलिस। उनके साथी निन्स्टार के साथी पहले ही मारे जा चुके थे, और ज़ेनॉन अपने सामने मौजूद विशालकाय राक्षस को मारने के लिए अंतिम प्रयास करने की तैयारी कर रहा था। एलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ा। लेकिन यह काफी नहीं था। उसे खून की खांसी हुई और वो लड़खड़ाया, और फिर अचानक एलिस ने उस पर कारागार जादू कर दिया। वो कुछ नहीं कर सका। वो समझ गई कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। उसने उसे साफ साफ बताया कि वह दुनिया की आखिरी उम्मीद है, मानवता को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। उसने अपना हाथ उठाया। उसने अपने परिवार के जादुई उपकरण का जिक्र करते हुए जोर देकर कहा कि जो भी लोग मर चुके हैं, उनकी खातिर वह दुनिया और पूरी मानवता को उसके हवाले कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए उसने उपकरण को सक्रिय किया। जमीन पर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। जब वो फीकी पड़ी तो अचोन ठंडी धरती पर पराजित पड़ी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। एक उम्मीद थी कि ज़ैनन दुनिया में वापस आएगा और सब कुछ बदल देगा। जैसे जैसे राक्षस उसके करीब आता गया, उसकी आखिरी इच्छा सरल थी कि अगर वे कभी फिर से मिले, आखिरकार वो उसे अपने सच्चे दिल की बात बता देगी। दृश्य एक भव्य हवेली में बदल गया। ज़ेनॉन की आंखें अचानक खुल गई। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। शानदार परिवेश। उसे शक था कि एना के जादुई उपकरण ने काम कर दिया है। इससे पहले कि वह अपने विचारों को संजो पाता, एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसने उससे तैयारी करने को कहा और जोर देकर बताया कि उसे आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध में वापस जाना है। नौकरानी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने उसे स्वामी नू कहकर पुकारा और अपना परिचय नौकरानी लिडिया के रूप में दिया। ज़ेनॉन ने अपने हाथों की ओर देखा और स्तब्ध रह गया। ये उसका शरीर नहीं था। वह तुरंत समझ गया कि उसकी आत्मा ने किसी और के शरीर में प्रवेश कर लिया है। उसने नौकरानी से जवाब जानने के लिए दबाव डाला। घबराकर उसने पूछा कि क्या यह बुखार का असर है, लेकिन उसने उसके कंधों को पकड़ लिया और जोर देकर कहा कि यह हवेली दासकोर परिवार की थी और वह उनका चौथा पुत्र था। यह जानकर वह दंग रह गया। उसने वर्ष पूछा। उसने बताया कि यह वर्ष 850 था। सारी बातें स्पष्ट हो गई। अचान के जादुई औजार ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसे आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई से 10 साल पहले वापस भेज दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस स्थान पर उसका पुनर्जन्म हुआ था, वह एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पवित्र तलवारबाज के बिल्कुल विपरीत था। अब वो कुख्यात दुष्ट जादूगर तलवारबाज परिवार, दासकोर परिवार के एक सदस्य के शरीर में निवास कर रहा था। इससे पहले कि वह सब कुछ समझ पाता, सेलिना नाम की एक दूसरी नौकरानी दवाइयों का कटोरा लेकर अंदर आई। उसने उसे बताया कि ये दवाइयां मास्टर स्कार ने खुद तैयार की हैं। अपनी सेहत की चिंता में ज़ेनन ने कटोरे का अध्ययन किया। युद्ध क्षेत्र में वर्षों के अनुभव से निखर चुकी उनकी सहज बुद्धि ने उन्हें तुरंत बता दिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। शोर सुनकर सैनिक दौड़े आए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। उनमें से एक ने उसे बताया कि यह दवा मास्टर स्कार की ओर से सद्भावना का प्रतीक थी। उसने उसे फेंक दिया था। ज़ेनन ने उनसे कहा कि उसे हंसाए नहीं। सैनिक ने पूछा कि क्या वह पागल हो गया है। उसने साफ साफ कहा कि ऐसा ही था। जहर दिया गया। अगर दवा इतनी हानिरहित थी तो सैनिक ने खुद उसे क्यों नहीं पिया। एक पवित्र तलवारबाज होने के नाते उसके पास एक पवित्र शक्ति थी।
एक ऐसी शक्ति जो जैसे ही कटोरा उसके पास लाया गया, उसे उसमें मिली हुई बुराई का एहसास हो गया। सिपाही ने कहा कि अगर उसने पीने से इनकार किया तो वे उसे मजबूर करेंगे। जैन मुस्कुराया। उसने कहा कि आखिरकार उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। वह इस नए शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय लेना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ने का बहाना देना चाहते थे। शूरवीर ने आदेश दिया। 2 आदमी आगे बढ़े। ज़ेनोन ने पहले वाले को प्रतिक्रिया करने से पहले ही लात मार दी। जब दूसरे ने मुक्का मारा तो ज़ेनोन ने अपना पैर उसके चेहरे पर दे मारा। उसने तुरंत कुछ देखा। यह शरीर बेहद कमजोर था। उसने उन दोनों को इतनी ताकत से मारा था कि वे बेहोश हो गए थे। फिर भी वे होश में थे। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर किसी ने उसे जहर देने का आदेश क्यों दिया था। सैनिक ने अपने आदमियों को हथियार निकालने का आदेश दिया। कमरे में चारों ओर तलवारें उठीं और फिर कुछ हुआ। अप्रत्याशित घटना घटी। ज़ेनोन की आंखों के सामने प्रकाश की खिड़कियां प्रकट हुई, जिनमें प्रत्येक सैनिक की क्षमताएं स्पष्ट और सटीक रूप से प्रदर्शित हो रही थी, और उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसे जो दिख रहा था उसका एहसास हुआ, और फिर उसे समझ आया। इस शरीर में स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन करने की क्षमता थी, जो अस्तित्व में मौजूद सबसे दुर्लभ कौशलों में से एक है। ज़ेनोन ने चकमा दिया। अगले ही झटके में उसने हमलावर के पेट में मुक्का मारा। उसी क्षण उसने दूसरे सैनिक के हाथ से तलवार छीन ली और उसका इस्तेमाल करके उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर सैनिकों ने दबी आवाज में कहा कि एक कमजोर दासकोर भी दासकोर वंश का ही है। ज़ेनन ने बचे हुए आदमी को अपने पास आने का आह्वान किया और फिर अचानक ही तेज दर्द उसके शरीर में फैल गया। यह दर्द उसके भीतर कहीं गहराई से उठ रहा था और उसने इसे तुरंत पहचान लिया। राक्षसी मूल। यह दासकोर परिवार के राक्षसी तलवारबाजों की विशिष्ट शक्ति का स्रोत था, एक अंधकारमय बल जो उनकी नींव में समाहित था। शक्ति। यह पवित्र मूल गौरवशाली परिवार के पवित्र तलवारबाजों द्वारा धारण की गई शक्ति की जड़ के पूर्ण विरोध में खड़ी थी। हर नियम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, ये दोनों शक्तियां कभी भी एक ही शरीर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। जहां चांद को दर्द से तड़पते देख वो आदमी मुस्कुराया। उसने उसे बताया कि यह उसके जीवन का आखिरी दिन है और खुलासा किया कि उसे जो दवा दी गई थी वो वास्तव में दवा नहीं थी। यह विशेष रूप से खतरनाक तरीके से बनाया गया जहर था। उसकी राक्षसी ऊर्जा और भी बढ़ गई। अनियंत्रित शक्ति के उफान से उसका शरीर भीतर से फट रहा था, जिसे वह संभाल नहीं पा रहा था। ज़ेनोन भी ये जानता था। वो समझ गया था कि अत्यधिक राक्षसी ऊर्जा इस शरीर को पूरी तरह नष्ट कर देगी। उसके पास एक ही विकल्प था, और ये एक जोखिम भरा कदम था। उसने अपने पवित्र मूल की शक्ति को बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए उसने उग्र राक्षसी ऊर्जा को दबाने के लिए मजबूर किया और अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग करते हुए खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया, अपनी सारी ताकत को उसमें समाहित करते हुए। अपने पिछले जीवन से मिली हुई शक्ति उस व्यक्ति की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी तलवार उठाई और शून्य परिवर्तन की तकनीक को सक्रिय किया। पलक झपकते ही उसकी तलवार ज़ेनोन की गर्दन पर आ गई, और उसी क्षण ज़ेनोन ने अपनी तलवार से उसे रोक लिया। वो आदमी जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। ज़ेनोन की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई थी। ज़ेनोन ने अपनी मूल्यांकन क्षमता के माध्यम से उसका अध्ययन किया। उसने उस आदमी से साफ साफ कह दिया कि वह बाकी दोनों से बस एक कदम ऊपर है। वह आदमी गुर्राया और चीखते हुए आगे की ओर झपटा। ज़ेनोन को मौका मिला और उसने वार किया, लेकिन वह आदमी गायब हो गया और सीधे उसके सामने प्रकट हो गया। वहीं से दोनों के बीच लगातार वार होते रहे। उनकी तलवारें आपस में टकराती रहीं, तेजी से एक के बाद एक। इस आदान प्रदान के दौरान ज़ेनोन का दिमाग पहले से ही काम कर रहा था। उसने पैटर्न को समझ लिया था। शून्य परिवर्तन एक ऐसी तकनीक थी जो राक्षसी मूल से प्रेरित थी और जिसका उपयोग अपनी उपस्थिति को छिपाने और पल भर में दूरी कम करने के लिए किया जाता था। यदि यह लड़ाई लंबी खिंचती है तो लगातार चलने वाली इस लड़ाई में ज़ेनोन जानता था कि उसका उधार लिया हुआ शरीर टिक नहीं पाएगा। उसने इसे समाप्त करने का फैसला किया। उसने कहा कि उसकी तकनीक कमजोर होती जा रही है और उसने पूछा, शांत मुस्कान के साथ, मानो वह घबरा रहा हो। उस आदमी का संयम टूट गया। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और शून्य परिवर्तन का उपयोग करके फिर से गायब हो गया। लेकिन इस बार ज़ेनोन तैयार था। उसने एकाग्रता से काम लिया, उपस्थिति में आए बदलाव को महसूस किया और सटीक हमला किया। वो आदमी दीवार से जोर से टकराया और गिर पड़ा,
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। जेनोन ने उसे सीधे सीधे बताया कि उसका राक्षसी रूप उसके शरीर को तो छुपा सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति को नहीं छुपा सकता। जमीन पर हांफते हुए उस आदमी ने पूछा कि क्या जेनोन ने जिस शक्ति का प्रयोग किया था। जेनोन ने अपने हाथ को देखा और एक पल के लिए चुप रहा, क्योंकि सच तो यह है कि वह खुद भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। जब पवित्र सार और राक्षसी सार का अंतर संबंध हो गया था, एक नई चीज का जन्म हुआ था। उसकी मूल शक्ति और राक्षसी सार का संयोजन, शरीर का असली स्वामी। ये एक ऐसी चीज थी जिसका पहले कभी अस्तित्व नहीं था। अगर वो इस पर काबू पा लेता तो शायद वह इस दुनिया को बचा सकता था। उसने मन ही मन एलिस को धन्यवाद दिया। इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाता, लिडिया और सेलेना दोनों उसके पास दौड़कर आईं और उससे उसके बारे में पूछने लगी। उसकी हालत ठीक थी। उसने उन्हें बताया कि वह ठीक है और उनका ध्यान खिड़की की ओर दिलाया, जहां एक अजीब पक्षी अपने मुंह में कुछ लिए हुए दिखाई दिया था। वह एक अजगर था और उसके मुंह में कुछ था। ये एक पत्र था। लिडिया ने इसे तुरंत पहचान लिया। उसने उसे बताया कि यह वर्तमान कुलपति लॉर्ड विक्टर डोरे का बुलावा पत्र है। पत्र में लॉर्ड विक्टर ये पुष्टि करना चाहते थे कि क्या वे उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेने का इरादा रखते हैं। चान ने पत्र खोला और दोनों दासियों से पूछा कि क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता था। सेलेना मुस्कुराई और बोली कि डिस्कोर परिवार की सेवा करने वाला हर व्यक्ति उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में जानता था। उसने समझाया कि यह संघर्ष डिस्कोर परिवार को मजबूत करने के लिए रचा गया था। परिवार को किसी ऐसी चीज में बदल दिया गया जो पूर्ण और अटल थी। सरल शब्दों में कहे तो यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें राक्षसी मूल के रक्त वाले भाई बहन एक दूसरे से लड़े और विजेता हारने वाले के मूल तत्व पर दावा करते हुए, जिसके पास सबसे अधिक संचित शक्ति होगी वही परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। जेनन ने इस जानकारी पर मन ही मन विचार किया। शायद इसी वजह से जागने के बाद से उसे कोई दूसरी मेज या परिवार का सदस्य नहीं दिखा था। वे पहले ही एक दूसरे को मार रहे थे। लिडिया ने दबे स्वर में पूछा कि क्या वह भाग लेने का इरादा रखता है। जैन ने उसे बताया कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई और दुनिया के बारे में सोचने लगा। खड़ा रहा। उसका मूल परिवार, गौरवशाली परिवार, जनता की नजरों में ईर्ष्या और श्रद्धा से भरा था। वे पवित्र शूरवीरों के रूप में जाने जाते थे और उनकी शक्ति होली कोर को न्याय और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। दासकोर परिवार इसके ठीक विपरीत था। उन्हें घृणा और भय की दृष्टि से देखा जाता था। मार्शल गुड के बारे में अफवाह थी कि वे गुप्त रूप से राक्षसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। उनके कार्यों का अधिकांश भाग रहस्य में डूबा रहा। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे पूरी दुनिया निर्विवाद रूप से जानती थी। वर्तमान कुलपति विक्टर डोरे मानवता के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज थे। इसके तुरंत बाद जेनोन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए विशाल हॉल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखा, उसके आगमन की घोषणा नोआ दासकोर के रूप में की गई। अंदर पहले से ही कई लोग इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले उसकी नजर डेमन दासकोर पर पड़ी, जो सबसे बड़ा था। बेटा, उसके बगल में सबसे बड़ी बेटी जूलिया दासकोर खड़ी थी। पास ही में सी दासकोर और ईव दासोर थी। हालांकि जेनोन की नजर एक व्यक्ति पर आकर रुक गई। तुरंत स्कार दासकोर, वही भाई जिसने नू को जहर दिया था, वहां ऐसे शांत खड़ा था मानो कुछ हुआ ही न हो। जूलिया ने अफवाहें सुनने का जिक्र किया। नू अपनी बीमारी से ठीक हो गया था और जेनोन ने जवाब दिया कि उसने पहले ही इसके पीछे का कारण पता लगा लिया था। उसने पूछा कि क्या वो इलाज पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने शांत भाव से कहा कि वह इसके बजाय तलवारबाजी के प्रशिक्षण में अपना समय देगा। जूलिया की आंखें सिकुड़ गईं, मानो वो कोशिश कर रही हो अपने सामने खड़े व्यक्ति को समझना। स्कार ने खुलेआम उसका मजाक उड़ाया और दावा किया कि एक कमजोर व्यक्ति को प्रशिक्षण लेने का कोई कारण नहीं है। जैन ने तुरंत जवाब दिया कि जो व्यक्ति उससे सीधे सामना नहीं करना चाहता, उसे चुप रहना चाहिए। इस जवाब से स्कार तुरंत क्रोधित हो गया, लेकिन बहस शुरू होने से पहले ही उसने कुछ और करने की कोशिश की। मामला और बढ़ गया। ईव ने हस्तक्षेप किया और शांति बनाए रखने का आदेश दिया। उसी क्षण एक और आवाज ने कुलपति के आगमन की घोषणा की। भारी कदमों की आहट गूंज उठी। हॉल के उस पार हर बच्चा तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जेनोन को भी पास आते हुए व्यक्ति से दबाव महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में इस तलवारबाज ने, वह इतना प्रसिद्ध था कि उससे कभी न मिलने के बावजूद भी वह उसका नाम जानता था। सिंहासन पर विराजमान था विक्टर दासकोर,
9 सितारा कुलपिता और सबसे शक्तिशाली परिवार का तलवारबाज। विक्टर ने चारों ओर देखा और घोषणा की कि सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं, अब बैठक शुरू होगी। अंततः उसका ध्यान नू पर गया जब उसने उससे पूछा कि बीमारी से उबरने के बाद वह क्या करने का इरादा रखता है। ज़ेनन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई और फिर अपना जवाब दिया। उत्तर, उसने घोषणा की कि वह उत्तराधिकार युद्ध में उतरेगा, हर प्रतिद्वंद्वी से ऊपर उठेगा और दासकोर परिवार के शीर्ष पर खड़ा होगा। विक्टर ने पूछा कि क्या नू समझ गया कि ऐसे शब्द युद्ध की घोषणा के बराबर है। ज़ेनोन ने शांत भाव से उसे सुधारा। यह किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध घोषणा नहीं थी, ये एक चुनौती थी। वहां मौजूद सभी लोग, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उसके भाई बहन अविश्वास से उसे घूर रहे थे, जबकि छोटे सदस्य ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने क्या देखा है। सुना, ज़ेनोन ने फिर और आगे बढ़कर कहा कि विक्टर खुद भी उन लोगों में से एक है जिन्हें वो पीछे छोड़ना चाहता है। इस घोषणा ने तुरंत बैंगनी ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। दबाव ने सीधे नोआ को प्रभावित किया, जबकि उसके नीचे की जमीन पर दरारें फैल गई। उस विनाशकारी आभा के बावजूद ज़ेनोन ने पहचान लिया स्रोत तुरंत। यह विक्टर दासकोर का राक्षसी मूल था। कुलपति ने ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या नू सचमुच विश्वास करता है वो ऐसी शक्ति को पार कर सकता था। बिना किसी झिझक के ज़ेनन ने उत्तर दिया। फिर विक्टर ने पूछा कि वो इतनी बेसब्री से शक्ति क्यों चाहता है। ज़ेनन ने जवाब दिया, उसने सत्ता इसलिए हासिल की ताकि उससे कभी भी कोई अनमोल चीज छीनी न जा सके। अप्रत्याशित रूप से विक्टर मुस्कुराया। जवाब से वो प्रसन्न हुआ। उसने घोषणा की कि नोआ डेस्कोर आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेगा और किसी को भी चुनौती दी जो बोलने से इनकार कर रहे थे। हॉल में सन्नाटा छा गया, जबकि उसके भाई बहनों के चेहरों पर ईर्ष्या, शत्रुता और जिज्ञासा के भाव फैल गए। विक्टर ने अंततः एक आदेश दिया। उन्होंने अपने बेटे नू से कहा कि वह शक्ति के लिए लालची हो जाए और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाए। कुछ समय बाद नू अभ्यास मैदान में अकेला खड़ा था, जबकि उसके सामने एक लकड़ी का पुतला रखा था। उसकी तलवार हवा में तेजी से चमकी और पुतला साफ साफ 2 टुकड़ों में बंट गया। परिणाम, जब वह पहली बार इस शरीर में जागा था तब की तुलना में उसकी हालत में स्पष्ट सुधार दिखाई दिया। उसकी स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। फिर भी वो अब भी ज़ेनोन ग्लोरियस के रूप में अपने पूर्व स्तर से बहुत नीचे था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब पहले की तरह ठीक से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अब उसके भीतर 2 विपरीत मूल तत्व मौजूद थे। अपने हाथ को देखते हुए वह चुपचाप सोचने लगा कि उनके विलय से किस प्रकार की शक्ति का जन्म हुआ होगा। फिलहाल उसने पवित्र मूल तत्व को छिपाकर रखने का फैसला किया। सभी से अचानक पीछे से एक शांत आवाज आई। जूलिया दासकोर प्रशिक्षण मैदान पर पहुंच चुकी थी। सफेद बालों वाली लड़की ने तबाह हुए मैदान का जायजा लिया। उसने नकली गुड़िया को देखकर टिप्पणी की कि इतने वर्षों तक बीमार रहने के बावजूद उसकी हरकतें वाकई सराहनीय थी। उसने आगे बताया कि उनके पिता ने हाल ही में उस पर ध्यान देना शुरू किया था, जिससे नोआ को तुरंत समझ आ गया कि वह क्यों आई थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना जूलिया ने लकड़ी की तलवार उठाई और हमला करने की मुद्रा में आ गई। हमला अचानक हुआ। इससे पहले कि नोआ कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक जोरदार लात उसे लगी और वह पीछे की ओर जमीन पर घिसटता चला गया। जूलिया ने शांत भाव से पूछा कि क्या उसने सचमुच बातचीत की उम्मीद की थी। उसका चेहरा भावहीन बना रहा और वह तेजी से कदमों की एक श्रृंखला के साथ आगे बढ़ी। सटीक वार। नू ने अपना हथियार उठाया और यथासंभव बचाव किया, ये सोचते हुए कि ये अपनी वर्तमान क्षमताओं को परखने का सही अवसर है। फिर भी बचाव करना मुश्किल था। जूलिया के हमलों में भयावह गति और नियंत्रण था। एक और लात ने उसके बचाव को तोड़ दिया और उसका संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। सफेद बालों वाली तलवारबाज ने माना कि उसमें प्रतिभा थी, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि उनका स्तर निराशाजनक बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह वास्तव में विक्टर दासकोर द्वारा व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति की क्षमता है। जूलिया पहले ही पहुंच चुकी थी। 7 सितारा महारथ। यह महसूस करते हुए कि वह समझ गया था कि दबाव इतना असहनीय क्यों लग रहा था, जूलिया नजर से ओझल हो गई और फिर से आगे बढ़ गई। नोआ, उसने ठीक समय पर प्रतिक्रिया दी और आने वाले हमले को रोक दिया। ठीक उसी क्षण नू तुरंत तनाव में आ गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक बार फिर अपना स्वरूप प्रकट कर दिया था। फिर भी जूलिया ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस शक्ति को अलग ही रूप में पहचाना। उसने इसे पवित्र राक्षसी मूल कहा।
वो दोष जिसके बारे में परिवार में हर कोई बात करता था। जूलिया ने बताया कि नू कथित तौर पर एक कमजोर और दोषपूर्ण आंतरिक अंग के साथ पैदा हुआ था। यह सुनकर नू को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। इस शरीर के मूल स्वामी के पास यह शक्ति जन्म से ही थी। इसमें कभी कोई खामी नहीं थी। नू को बस इसका सही उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। एक धुंधली सी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि किसी को भी नीचे छिपे पवित्र अंग के अस्तित्व का संदेह नहीं था। नोआ ने घोषणा की कि वह साबित करेगा कि यह तथाकथित दोष अपने नाम के योग्य है या नहीं। जूलिया ने उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा और थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर उठाया। भौहें! इस बार युवा तलवारबाज ने पहले हमला किया और अपने संयुक्त कोर की पूरी ताकत से आक्रमण किया। जूलिया ने आसानी से वार से खुद को बचा लिया, लेकिन तुरंत जवाबी हमला करने के बजाय उसने उससे उत्तराधिकार युद्ध में शामिल होने का कारण पूछा। नू ने उत्तर दिया कि इसका उद्देश्य स्पष्ट था। यह इसलिए अस्तित्व में आया था ताकि सबसे शक्तिशाली बनाओ। जवाब से वो संतुष्ट प्रतीत हुई। जूलिया ने अचानक अपनी लकड़ी की तलवार फेंक दी। उसके शरीर के चारों ओर लाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ और एक भयावह मैदान में एक अलग ही आभा फैल गई। उसने शांत भाव से उसकी राक्षसी शक्ति की मांग की। ये शब्द सुनकर नोआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वातावरण पूरी तरह बदल गया था। लड़ाई गंभीर हो जाने का एहसास होते ही उसने तुरंत सेलिना को बुलाया। नौकरानी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी असली तलवार उसकी ओर फेंक दी। नोआ ने उसे पकड़ लिया। हवा में ही जूलिया आगे बढ़ रही थी। उनके ब्लेड आमने सामने टकरा गए और एक जोरदार विस्फोट से प्रशिक्षण मैदान हिल गया। इस टक्कर से पूरे मैदान में दबाव फैल गया। नोआ ने अपना पूरा शरीर झोंक दिया। उसने जूलिया के वार को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर भी जूलिया ने अपनी भयानक ताकत से उसे धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। जूलिया पहली बार मुस्कुराई और स्वीकार किया कि उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा सुधार किया है। उसकी आंखों में धीरे धीरे उत्साह झलकने लगा और उसने उससे दिखाने की मांग की। और भी पीछे की ओर छलांग लगाते हुए उसने उसे अपनी अगली चाल से बचने की चुनौती दी। अपनी शैली का पहला रूप तैयार करते हुए उसकी तलवार के चारों ओर लाल ऊर्जा एकत्रित होने लगी। दबाव मात्र से ही नोआ को पता चल गया कि यह हमला खतरनाक है। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और अपनी पूरी ताकत बचाव में लगा दी। जूलिया ने खून की एक विशाल लहर छोड़ी। प्रशिक्षण मैदान में एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। नोआ ने उसका सीधा सामना किया। टक्कर से चिंगारियां निकली और झटके पूरे मैदान में फैल गए। चारों ओर धूल उड़ रही थी और जमीन उनके पैरों तले कांप रही थी। जूलिया ने तब उससे पूछा कि क्या वह सिर्फ एक हाथ से लड़ना जारी रखना चाहता है। उसने उसे चुनौती दी कि वह उसे दूसरे हाथ का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करे। दोनों हाथों से भी नू ने अपनी मुद्रा को ठीक किया और अंततः तलवार को सही ढंग से पकड़ लिया। अगले ही पल वो आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार सीधा प्रहार किया। टक्कर के कारण उसे दोनों हाथों से बचाव करना पड़ा। आखिरकार जब नोआ ने उसे गंभीर बहस में उलझा दिया तो वह मुस्कुराया। जूलिया ने जबरदस्त ताकत से जवाब दिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसने दबाव का विरोध करते हुए अपने दांत भींच लिए। हमले ने उसे जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ाया और चारों ओर धूल उड़ने लगी। जूलिया मैदान के बीचों बीच खड़ी रही, जो गहरे लाल रंग की आभा से घिरी हुई थी। उसे देखते हुए नोआ को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। उपलब्ध हर चीज का इस्तेमाल करने के बाद भी पवित्र राक्षसी शक्ति ने उसे बड़ी मुश्किल से ही उसके साथ बने रहने दिया था। यही उसकी शक्ति की वर्तमान सीमा थी। फिर उस सफेद बालों वाली लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह समझता है कि उत्तराधिकार युद्ध के दौरान दासकोर परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को तुरंत क्यों नहीं मार डाला। उसने समझाया कि राक्षसी मूल जितना मजबूत होता जाता है, उसकी वृद्धि उतनी ही धीमी होती जाती है। इसी कारण कमजोर मूल को समय से पहले निकालने का कोई खास फायदा नहीं होता। फिर भी नू ने उसे रोक दिया था। उसने उस पर हमला किया और एक बार उसे पीछे धकेल भी दिया। जूलिया ने स्वीकार किया कि अगर उसके भीतर वास्तव में इतनी क्षमता है तो उसे चुराना वाकई फायदेमंद हो सकता है। नोआ ने धमकी को सुनकर तुरंत भौहें चढ़ा ली। जैसे ही उसके चारों ओर लाल रंग की ऊर्जा फिर से एकत्रित हुई, जूलिया ने जरा भी संकोच नहीं किया। इस बार उसने अपनी तलवारबाजी शैली का 8वां रूप तैयार किया। उसके चारों ओर का दबाव, स्थिति तीव्र हो गई। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, तभी एक और आवाज मैदान में गूंज उठी। एक तलवार उनके बीच से गुजरी और उसकी चाल को रोक दिया। उसने उसे रोक दिया। जूलिया के हमले को देखकर मैंने उससे तुरंत रुकने को कहा, क्योंकि लड़ाई जारी रखने से नू की जान चली जाएगी।
जूलिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि यह लड़ाई तो नू के लिए ही है। खैर, कोर्स। अंगरक्षक उलझन में दिख रहा था। फिर उसने बताया कि नू की राक्षसी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। उसने खुलासा किया कि उसे शक्ति प्रदान करने वाली ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। जूलिया ने नोआ की ओर देखा। वो युवक हांफते हुए वहीं खड़ा था और संभलने की कोशिश कर रहा था। अगर उसकी ऊर्जा सचमुच 4 या 5 सितारों तक पहुंच गई होती तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार अपना हथियार म्यान में रख लिया और स्वीकार किया कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया था। फिर भी उसने नोआ को अपनी बात न भूलने की चेतावनी दी। एक दिन वो उसके दिल को अपने लिए हासिल करने का इरादा रखती थी। नोआ ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया और घोषणा की कि वह ऐसा करेगा। उस दिन का इंतजार करो। जूलिया के जाते समय उसकी आंखों में संदेह बना रहा। उसे वो हमला याद आया जिसे उसने पहले रोका था। वो कोई मामूली बात नहीं थी। 2 सितारा कोर को टिके रहना चाहिए था। सफेद बालों वाली लड़की को यकीन हो गया कि नू कुछ छिपा रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने चुपचाप स्वीकार किया कि उसका विकास हो रहा है। दिलचस्प। दूसरी ओर कोई और इससे कहीं अधिक असंतुष्ट था। हवेली के एक अन्य हिस्से में स्कार डास्कोर गुस्से से भड़क उठा। लंबे बालों वाला उसका अधीनस्थ नोआ, पहले जिसे हराया गया था, वो पास ही खड़ा होकर सारी घटनाएं बता रहा था। स्कार को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि नू को उत्तराधिकार युद्ध में शामिल होने दिया गया। वो गुस्से में चिल्लाया और जानने की मांग की कि आखिर ये सब क्यों हुआ। रिपोर्ट सुनने के बाद अचानक उसका चेहरा बदल गया। एक अप्रिय मुस्कान के साथ उसने कहा कि सब ठीक है। उसने नोआ को मंच से घसीटकर ले जाने का तरीका पहले ही सोच लिया था। स्थायी रूप से कुछ समय बाद नू की मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसे उसका नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था। उसका नाम काइल ओल्सन था। काइल ने समझाया कि विक्टर दास्कोर ने उसे व्यक्तिगत रूप से चुना था। नू को बहुत जल्दी हटा देने से उत्तराधिकार युद्ध का रोमांच खत्म हो जाता, इसलिए कुलपिता ने उसे हटाने का फैसला किया। उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहते थे। नोआ ने तुरंत मूल्यांकन किया और पुष्टि की कि काइल के पास इस पद के लिए पर्याप्त से अधिक कौशल है। प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण शुरू करने का सुझाव दिया। तुरंत, लेकिन उससे पहले उसे एक और आदेश मिला था। काइल ने विक्टर की लाल मुहर वाला एक पत्र सौंपा। मिशन ने नोआ को जांच करने का आदेश दिया और आसपास के क्षेत्र में बनने वाले मायस्मा पूल को समाप्त करना। मायस्मा पूल एक खतरनाक घटना थी जहां मायस्मा की सांद्रता लगातार बढ़ती रहती थी। अज्ञात कारणों से वृद्धि हुई। इसका एकमात्र अस्थायी समाधान उस उग्र राक्षस को हराना था जिसे भगवान के नाम से जाना जाता था और जो उसके भीतर उत्पन्न हुआ था। असाइनमेंट पढ़ते हुए नू ने हल्की सी मुस्कान दी। यह मिशन उपयोगी साबित हो सकता है। इसके तुरंत बाद समूह जंगल में प्रवेश कर गया। काइल ने अभियान का नेतृत्व किया और रास्ते में आने वाले राक्षसों को मार गिराया। पहरेदारों ने उनके जहरीले दांत इकट्ठा किए और दबे स्वर में फुसफुसाए कि नोआ शायद पीछे ही रह जाएगा क्योंकि उसका हृदय वो सिर्फ 2 सितारा था। काइल भी हैरान था कि विक्टर ने उसमें क्या देखा था। अचानक जंगल में चीखें गूंज उठीं। समूह आवाज की ओर दौड़ा और पेड़ों के बीच कई बेहोश बच्चे पड़े मिले। नोआ ने उनकी जांच की जबकि काइल हिचकिचा रहा था। गलसुआ के कुंड को सुलझाना अभी भी अत्यंत आवश्यक था, लेकिन उन्हें वही छोड़ना असंभव था। अंत में प्रशिक्षक ने सभी को बच्चों को उठाकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे जैसे वे और अंदर की ओर बढ़ते गए, आकाश में घना बैंगनी कोहरा फैलने लगा। जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते गए, विषैला धुआं और घना होता गया और नू को तुरंत एहसास हुआ कि इसकी सांद्रता तेजी से बढ़ रही है। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक विशालकाय जीव पेड़ों से कूद पड़ा। विशाल बिच्छू जैसा राक्षस उनके सामने आ गिरा। काइल ने तुरंत आदेश दिया, बच्चों को समझाते हुए कि मवाद के कुंड के प्रभाव में आकर वह प्राणी संभवतः चरम शक्ति तक पहुंच गया था। उन्होंने उसकी रक्षा की। उस दैत्य ने अपने विशाल पैर उठाए। तेज गति से हमला किया गया। हमले ने पूरी संरचना को भेद दिया और कई पहरेदारों को दूर फेंक दिया। एक व्यक्ति ने उसकी भयानक गति के बारे में चिल्लाया जबकि दूसरे ने कहा कि नूह मारा जाएगा। इसके बजाय असंभव संभव हो गया। नूह आगे बढ़ा और उसने राक्षस की पूंछ को पूरी तरह से काट दिया। बिना रुके उसने अपने दोनों कोर से ऊर्जा प्रवाहित की। उसने तलवार उठाई और जानवर की ओर झपटा। हमला बिल्कुल सटीक लगा। एक ही जोरदार हमले में स्कॉर्पिया ढेर हो गई। काइल सदमे में देखता रहा, लेकिन तुरंत सबको चेतावनी दी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ग्रीन राक्षस के शरीर से विष निकला और हवा में फैल गया।
नू ने दोनों कोर की ऊर्जा से खुद को बचाया, फिर भी कुछ विष उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ठीक उसी क्षण राक्षस ने लाल रंग की किरण से पलटवार किया। नू ने उसका डटकर सामना किया। उसने हमले को रोक दिया और ऊर्जा को जंगल की ओर मोड़ दिया। रक्षक ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और साथ ही उसकी तलवारबाजी की प्रशंसा भी की। दुर्भाग्यवश कटा हुआ डंक अचानक फिर से उगाया। स्कॉर्पिया ने विषैले गोले दागते हुए दोबारा हमला किया। नोआ ने एक बार अपनी तलवार उठाई और भी पवित्र राक्षसी कोर हथियार के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसे संक्षारक विष से बचा रहा था। फिर भी दबाव ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच गया। सब कुछ होते हुए देखकर काइल सोचने लगा कि नोआ ने बिना किसी उचित शिक्षक के ये तकनीकें कहां से सीखी। उसी क्षण नोआ ने पुकारा उसके पास। उसने काइल से एक अवसर बनाने को कहा। प्रशिक्षक तुरंत सहमत हो गया। स्कॉर्पिया मुड़ी और अपने पुनर्जीवित डंक से काइल पर हमला कर दिया। प्रशिक्षक ने सीधे तौर पर उसे रोक दिया और नोआ की इच्छानुसार ध्यान भटकाने का काम किया। अपने प्रशिक्षक की प्रशंसा करते हुए नोआ राक्षस की पीठ पर दौड़ पड़ा और अपने पैरों की ऊर्जा का उपयोग करके कवच से चिपका रहा। फिर उसने अपने पैरों में से एक को बाहर निकाला, पहले से एकत्रित मकड़ी के नुकीले दांत। उसने पूरी ताकत से उसे नीचे धकेलते हुए कवच को भेद दिया। दांत टूट गया, लेकिन एक दरार दिखाई दी। स्कॉर्पिया दहाड़ उठा। अचानक दर्द हुआ। नू ने उसी बिंदु पर बार बार हमला किया जब तक कि दरार चौड़ी नहीं हो गई। अंततः रक्षा कवच टूट गया। नोआ ने समझाया कि मकड़ी के जहर ने खोल को नरम कर दिया था। काइल तुरंत समझ गया कि उन नुकीले दांतों को क्यों इकट्ठा किया गया था, इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते। लड़ाई के दौरान स्कॉर्पिया की आंखें अचानक लाल चमक उठीं। राक्षस ने अपना डंक अपनी पीठ पर मौजूद कमजोर बिंदु की ओर मोड़ दिया। उसी क्षण हरे रंग के जादुई घेरे दिखाई दिए। उस राक्षस के चारों ओर दृश्य प्रकट हुए। साथ आए लोगों में से एक ने अपनी तकनीक का प्रयोग किया और राक्षस को एक विशाल अवरोध के भीतर खसा लिया। अवसर आ गया था। नू हवा में उछलकर उसने एक और विषैले हमले से खुद को बचा लिया। एक ही वार से डंक पूरी तरह कट गया। ऊर्जा की दो किरणें हवा में से गुजरी और गहरा घाव कर गई राक्षस के शरीर में। जूलिया की तकनीक को याद करते हुए नोआ ने कुछ नया करने का फैसला किया। पवित्र ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा आपस में विलीन हो गई। इसे पवित्र राक्षसी शैली कहा गया। फिर पहली तकनीक आई, प्रकाश और छाया का तलवार नृत्य। स्कॉर्पिया पर तीव्र प्रहारों का तूफान आ गिरा। नू वह टूटे हुए कमजोर बिंदु की ओर झपटा और अपनी तलवार को कवच के आर पार कर दिया। पूरा शरीर हरे तरल में बदल गया और अंततः राक्षस का अंत हो गया। गिर पड़ा। पहरेदार अवाक खड़ा रहा। यहां तक कि नू ने भी स्वीकार किया कि तकनीक अभी अधूरी थी। उसने केवल अपने द्वारा बनाई गई तकनीक का एक अंश ही दोहराया था। कल्पना की गई। काइल को बाद की स्थिति संभालने का आदेश देने के बाद वह चुपचाप समूह को पीछे छोड़कर चला गया। जंगल के एक घने हिस्से में अकेले नोआ ने कुछ खुलासा किया। महत्वपूर्ण, उस युग में किसी को भी मस्मा कुंडों का असली कारण नहीं पता था। उसे पता था यह घटना जादुई उपकरणों द्वारा उत्पन्न की गई थी। दुर्गंधयुक्त ऊर्जा का जमावड़ा। एक विशाल वृक्ष के सामने रुककर, जो विचित्र ऊर्जा से ढका हुआ था, नू ने उसकी छाल को काटा। खोखले तने के अंदर एक चमकता हुआ छल्ला छिपा हुआ था। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसे वो मिल ही गया था। अचानक जंगल में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। नोआ तुरंत पीछे मुड़ा। खतरे को भांपते हुए वह दूसरों की ओर लौटा और वहां पहुंचकर जम गया। बेहोश बच्चों के चारों ओर नीली धुंध छाई हुई थी। गार्ड घबराकर उसकी ओर दौड़ा और सूचना दी कि कुछ घटना घटी है। फिर राक्षस प्रकट हुए। चमकती लाल आंखों वाले दर्जनों जानवर हर दिशा से निकले और समूह को घेर लिया। काइल और उसके साथी हताशा में भागने लगे। नू के युद्ध की तैयारी करते समय उसने बच्चों की रक्षा की। उस अफरातफरी के बीच उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उसके गले में एक अजीब हार लटका हुआ था, जो किसी राक्षसी शक्ति से युक्त था। ये वस्तु इसने दूसरों से माना चुराकर उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। काइल चिल्लाया कि वे अब और देर तक मोर्चा नहीं संभाल सकते। नोआ तुरंत समझ गया कि कोई है। वह पर्दे के पीछे से स्थिति को नियंत्रित कर रहा था। उसने उपकरण के प्रवाह में बाधा डालने और सीधे उसके मालिक का पता लगाने का फैसला किया। विशाल पेड़ से बरामद अंगूठी हवा में तैरने लगी।
बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा ने इसे घेर लिया। अपनी आंखें बंद करके नोआ ने उस प्रतिध्वनि द्वारा निर्मित निशान का अनुसरण किया। अचानक ही उसके सामने एक छिपी हुई उपस्थिति प्रकट हुई। मन में लक्ष्य का पता लगते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नू ने काइल और अन्य लोगों को बच्चों की रक्षा करने का आदेश दिया और फिर युद्ध में कूद पड़ा। उसकी तलवार एक पल चमकी और रास्ते में खड़े कई ओर्क और भेड़िए पल भर में ढेर हो गए। पवित्र राक्षसी शक्ति से परिपूर्ण होकर वो और भी अंदर की ओर दौड़ पड़ा। दुश्मन के निशानों का पीछा करते हुए वह जंगल में घुस गया। आखिरकार वह एक खुले मैदान में पहुंचा और रुक गया। युवक ने शांत भाव से घोषणा की कि उसे पहले से ही पता था कि कोई पास में ही छिपा हुआ है और उसने मांग की। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। एक नकाबपोश तलवारबाज अचानक पेड़ों से कूदा और बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। नू ने तुरंत वार को रोक दिया और उनकी तलवारें इतनी जोर से टकराई कि मैदान हिल गया। दुश्मन पीछे हट गया और ध्यान से उसे देखने लगा। वह इस बात से हैरान था कि दासकोर परिवार के किसी सदस्य ने उसके बारे में पता लगा लिया था। स्थान इतनी आसानी से पता चल गया। नू ने सीधे पूछा कि आदेश किसने दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने जवाब देने से इनकार कर दिया। क्रोधित होने के बजाय नू ने शांत भाव से उत्तर दिया कि जवाब आखिरकार मिल ही जाएगा। दोनों ने फिर से हमला किया और लड़ाई और भी भयंकर हो गई। नकाबपोश आदमी ने सवाल किया कि क्या नू द्वारा इस्तेमाल की गई अजीब शक्ति उसके राक्षसी मूल से। नू ने स्वीकार किया कि वह भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यह सुनकर शत्रु ने अपने शरीर के चारों ओर गहरे लाल रंग की ऊर्जा एकत्रित कर ली। परछाइयां उसके पैरों के नीचे भयावह शक्ति फैल गई और उड़ते हुए ब्लेडों में परिवर्तित हो गई। कुछ ही क्षणों बाद दर्जनों लाल रंग की तलवारें हर दिशा से नू की ओर दौड़ पड़ी। नोआ ने अपनी तलवार उठाई और पहले हमले को रोका, लेकिन उसके पीछे का दबाव उसे चौंका गया। फिर भी एक वार उसे भेद गया और उसे पीछे धकेल दिया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी। जानकारी तुरंत सामने आ गई। जैसे ही नू को नाम पता चला, उसके चेहरे पर तनाव कम हो गया। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि डेरियस तलवारबाजी में कमजोर था। इसका मतलब था कि लड़ाई आमने सामने की होनी चाहिए। नू तुरंत आगे बढ़ा। वह चला गया, तलवारों के तूफान के बीच से गुजरते हुए, हर हमले को रोकते और उससे बचते हुए। पवित्र और राक्षसी ऊर्जा ने उसके पैरों को मजबूत कर दिया, जिससे वो और भी तेजी से आगे बढ़ सका। डेरियस ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई सीधे उसकी ओर दौड़ेगा। तकनीक। नोआ ने दूरी कम की और एक जोरदार प्रहार की तैयारी की। डेरियस मुस्कुराया और हमले को स्वाभाविक बताया। उसने बचे हुए सभी ब्लेडों को एक साथ नू को घेरने का आदेश दिया। जाल को करीब आते देख नू ने आखिरकार अपनी एक तकनीक का इस्तेमाल किया। बैंगनी और सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर विस्फोट हुआ। पवित्र राक्षसी मूल की आभा बाहर की ओर फैल गई, इससे पहले कि उसकी तलवार से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। डेरियस जम गया। उसने पहचान लिया। नोआ ने तुरंत ही तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन नोआ ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। नकाबपोश व्यक्ति ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन नोआ ने उसे धीमा बताकर वार से बच निकला। सटीक निशाना लगा और डेरियस अपना हथियार गिराते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हारने के बाद भी डेरियस को इस बात पर संदेह था कि नोआ ने उस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया। नोआ ने समझाया कि उसकी शक्ति का असली मूल्य नकल करने में नहीं था। पवित्र राक्षसी मूल तत्व ने उसे ऐसी तकनीकें बनाने की अनुमति दी जो आम लोगों के लिए असंभव थी। लोगों को जीत के प्रति आश्वस्त होकर नू ने उससे पूछताछ करने की तैयारी की। नकाबपोश व्यक्ति ने एक छोटी शीशी निकाली और नू के रोकने से पहले ही उसे निगल लिया। दर्द ने तुरंत उसके शरीर को मरोड़ दिया। हड्डियां चटकने लगी, मांसपेशियां फैल गई और उसका रूप किसी भयानक चीज में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में डेरियस एक विशालकाय राक्षस में परिवर्तित हो गया। नोआ ने उसे तुरंत पहचान लिया। उस प्राणी ने भयानक गति से हमला किया और उनकी टक्कर से एक शक्तिशाली भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई। नोआ ने तुरंत अंतर को महसूस किया। राक्षस की ताकत पूरी तरह से एक अलग स्तर पर पहुंच गई थी। डेरियस हंसा और पूछा कि नू कब तक जीवित रहने का इरादा रखता है। नू के बचाव और पीछे हटने के बावजूद उस जानवर ने लगातार अपने पंजे बरसाए। वो रुका नहीं। हमला करते हुए, दोबारा जमीन पर उतरते हुए उसने मन ही मन स्वीकार किया कि स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। लगातार बचाव करते रहने से केवल हार टल जाएगी। उसे एक मौके की जरूरत थी। दारियस ने फिर से हमला किया, सब कुछ खत्म करने के इरादे से।
इस बार नू ने एक हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगली पर मौजूद अंगूठी तेज रोशनी से जगमगा उठी। बैंगनी रोशनी। अचानक एक गुलाबी अवरोध प्रकट हुआ और हमले को पूरी तरह से रोक दिया। प्रभाव तुरंत उलट गया और जानवर पीछे की ओर गिर गया। पूर्ण प्रतिकर्षण का घेरा। उसके पिछले जीवन की यह निशानी आखिरकार अपनी शक्ति दिखा चुकी थी। सुनहरी रोशनी उसकी तलवार के चारों ओर एकत्रित होते ही नू हवा में उछल पड़ा। यही वो मौका था जिसकी उसे तलाश थी। पवित्र ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा आपस में मिल गई जब नू ने पवित्र राक्षसी शैली तैयार की। प्रकाश का विस्फोट हुआ। एक विशाल किरण ने रूपांतरित शत्रु पर प्रहार किया, सीधे तौर पर, और जब धुआं आखिरकार छटा तो उसने युद्ध क्षेत्र को निगल लिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। नू ने राहत की सांस ली। पूर्ण प्रतिकर्षण की अंगूठी ने हमले को बेअसर करके और एक शक्ति मुक्त करके उसकी जान बचा ली थी। प्रति झटका लहर। लड़ाई खत्म होते ही नोआ तुरंत काइल और बाकी लोगों के पास लौट आया। इस बीच वहां की स्थिति बेहद बिगड़ चुकी थी। काइल और उसके आदमी बेहोश बच्चों की रक्षा करते हुए राक्षसों के झुंड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रशिक्षक अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। एक विशालकाय ओर्क ने अपना गदा उठाया और अंतिम प्रहार की तैयारी की। काइल में अब बचाव करने की ताकत नहीं बची थी। तभी हमला रुक गया। ओर्क अचानक गिर पड़ा। ठीक उसके सामने। जैसे जैसे एक के बाद एक राक्षस गिरते गए, युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही क्षणों बाद नू जंगल से बाहर निकला और नोआ ने शांत भाव से पूछा कि क्या सभी जीवित हैं। काइल ने उत्तर दिया कि वे किसी तरह बच गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। नोआ ने जमीन पर शांति से लेटे बच्चों की ओर देखा। उन्होंने बताया कि असली दोषी एक कास्टिंग एजेंट था जो पर्दे के पीछे से इस घटना को नियंत्रित कर रहा था। दुर्भाग्यवश नियोक्ता की पहचान गुप्त रखी गई। अज्ञात। फिलहाल खतरा टल गया था, लेकिन नू का चेहरा गंभीर बना रहा। दासकोर हवेली में वापस आकर नोआ ठंडे भाव से एस्टेट में घूमते हुए एकांत इमारतों में से एक की ओर बढ़ा। जंगल की तस्वीरें अभी भी उसके दिमाग में बसी हुई थी। मासूम बच्चे लगभग मर गए थे क्योंकि किसी ने उसे निशाना बनाया था, और उसने चुपचाप वादा किया कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेलेना ने ईव दासकोर से मिलने का सुझाव दिया क्योंकि सभी भाई बहनों में परिवार के सूचना नेटवर्क पर उसी का नियंत्रण था। अगर कोई भाड़े के सैनिकों और हमले के पीछे के लोगों का पर्दाफाश कर सकता था तो वह वही थी। नोआ ने तुरंत सहमति दे दी और उसने ईव के निवास की ओर अपना रास्ता बदल लिया। प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही एक आवाज ने उसे रोक दिया। नू ने उसे तुरंत पहचान लिया। हालांकि वे खून के रिश्तेदार थे, सुकर्स ने घोषणा की कि प्रवेश ये निषिद्ध था। उनके बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जबकि नू को वो सब याद आ रहा था जो उसने पहले सीखा था। हव्वा ने युद्ध और उत्तराधिकार की लड़ाई से खुद को दूर रखा, फिर भी उनका प्रभाव हर जगह फैला हुआ था। नोआ ने शांत भाव से सिकर्स को हटने का आदेश दिया। सुनहरे बालों वाले तलवारबाज ने इनकार कर दिया और बताया कि वो वर्तमान में ईव के अंगरक्षक के रूप में कार्यरत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इतने भारी भार को ढोने वाले किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता था। बदला लेने की तीव्र इच्छा। नू समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपनी तलवार निकाली। सीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़ा। उनकी तलवारें आपस में टकरा गई। आंगन के बीचों बीच चारों ओर चिंगारियां फूट पड़ी। इस बल से एक छोटी सी शॉक वेव उत्पन्न हुई, जिसके बाद दोनों पीछे हट गए। से के चारों ओर लाल ऊर्जा एकत्रित हो गई। जैसे ही उसने एक तकनीक को सक्रिय किया, उसका हाथ फट गया। जमीन फट गई और कई पत्थर के खंभे ऊपर की ओर उठ खड़े हुए। हमला कई दिशाओं से हुआ, लेकिन नूह बच निकला। उनके बीच में आकर उसने अपने रास्ते में आने वाले हर भाले को नष्ट कर दिया। सी स्पाइरस यही नहीं रुका। उसके पैरों के नीचे और अधिक ऊर्जा एकत्रित हुई, इससे पहले कि एक पत्थर का ब्लेड ऊपर उठा। धरती। उसने फिर हमला किया और नूह ने उसे रोक दिया, जबकि आंगन स्टील की टक्करों की गूंज से भर गया। उनका आक्रमण तेज और हिंसक होता गया। एक समय पर साजल ने 2 घुमावदार ब्लेडों का इस्तेमाल करते हुए लगातार हमलों से नोआ को पीछे धकेल दिया। लड़ाई के बीच में ही नोआ ने मूल्यांकन प्रणाली सक्रिय कर दी। परिणाम ने उसे चौंका दिया। साजल के पास कमजोर राक्षसी शक्ति होने के बावजूद उसकी युद्ध क्षमता प्रभावशाली थी। इसी कारण वो अत्यधिक शक्ति के बजाय तकनीकों पर इतना अधिक निर्भर रहता था। यह समझते हुए कि नोआ ने रक्षात्मक रणनीति छोड़ दी है, उसने अपनी तलवार निकाली। सीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसके बाद दोनों पीछे हट गए। आंगन के बीचों बीच चारों ओर चिंगारियां फूट पड़ी। इस बल से एक छोटी सी शॉक वेव उत्पन्न हुई, जिसके बाद दोनों पीछे हट गए।
उसने क्रूर बल से लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा उसकी तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी। प्रकाश और छाया का तलवार नृत्य। हमला बाहर की ओर विस्फोटित हुआ और आंगन के पार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी सुनहरे बालों वाला तलवारबाज तुरंत संभल गया। उसकी कटार के चारों ओर लाल बिजली इकट्ठी हो गई और उसके चेहरे पर तीक्ष्णता छा गई। छाया बिजली शैली। नोआ ने इसे तुरंत पहचान लिया। काइल ओल्सन ने प्रशिक्षण के दौरान इस तकनीक के बारे में बताया था। यह गति पर केंद्रित थी और इससे लगभग अचूक हमले किए जा सकते थे। केस मुस्कुराया और उसे याद दिलाया कि किसी चाल को समझना उससे बच निकलने की गारंटी नहीं देता। फिर हमला हुआ। जमीन पर लाल बिजली खेल गई और नू की ओर दौड़ा। जवाब में नू ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला कर दिया। बैंगनी और लाल ऊर्जाएं आपस में टकराई। विस्फोट के कारण आंगन धुएं और धूल से भर गया। जब दृश्यता वापस आई तो नोआ सीधा खड़ा था। दुर्भाग्य से उसके आसपास लाल रंग की ऊर्जा के अंश बचे हुए थे और धीरे धीरे उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे। दर्द फैल रहा था। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि उसकी बाह में छेद है। नकल की गई तकनीकों की भी सीमाएं थी। चाहे वो कितनी भी कुशलता से उनकी नकल करे, वे मूल तकनीकों से कमजोर ही रहती थी। यदि उसे भविष्य बदलने की शक्ति चाहिए थी तो उसे ऐसी तकनीकें चाहिए थी जो पूरी तरह से उसके द्वारा ही बनाई गई हों। दोनों पक्षों के फिर से हरकत करने से पहले ही एक और आवाज ने लड़ाई को रोक दिया। ईव दास्कोर प्रकट हुई थी। बैंगनी बालों वाली लड़की दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। खंडहर हो चुके आंगन को शांत निगाहों से देखते हुए उसने पूछा कि लड़ाई क्यों हुई, और सीसी ने बताया कि नोहा जान से मारने के इरादे से आया था। नोहा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। आरोप लगाने के बजाय ईव ने सवाल उठाया कि उत्तराधिकार की लड़ाई से बाहर के किसी व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। ईव ने शांत भाव से स्वीकार किया कि वह लड़ाई में बहुत बुरी थी। फिर उसने एक अप्रत्याशित बात बताई। उसने पूछा कि क्या नूह यह जानना चाहता है कि भाड़े के सैनिकों को किसने काम पर रखा था। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। नूह ने पूछा कि कैसे। उसे उस घटना के बारे में भी पता था। ईव मुस्कुराई और बोली कि उससे बहुत कम बातें छिपी रहती हैं। वो खुशी से मदद करेगी, लेकिन जानकारी हमेशा गुप्त रखी जाती है। भुगतान की मांग की गई। नूह तुरंत समझ गया कि यह एक बातचीत है और उसने पूछा कि बदले में वह क्या चाहती है। ईव ने एक जगह का जिक्र किया, अनंत पुस्तकालय। नाम सुनते ही नूह हिल गया। वह जगह एक विशाल भूल भुलैया थी जिसकी पूरी संरचना वह अपने पिछले जीवन में भी अज्ञात ही रहा। इसके चारों ओर साहसी और विद्वानों के पूरे शहर बस गए थे। फिर भी अनगिनत लोग इसमें प्रवेश करते रहे और कभी वापस नहीं लौटे। ईव लौट आई। उसे वहां छिपी हुई एक वस्तु चाहिए थी, शाश्वत गहराइयों की पुस्तक। नूह को वो तुरंत याद आ गई। भविष्य में वो पुस्तक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। जादुई सिद्धांत का उपयोग करके आक्रमण युद्ध के दौरान अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इसे अब प्राप्त करने से इतिहास ही बदल सकता था। बिना किसी संकोच के उसने स्वीकार कर लिया। दोनों ने मुहर लगा दी। उनके बीच समझौता हो गया। कुछ समय बाद दास्कोर क्षेत्र से एक गाड़ी रवाना हुई। उसमें नूह, लिडिया और सेलेना बैठे थे। उनका गंतव्य स्थान था अनंत पुस्तकालय के चारों ओर बसा शहर अरिनम। विशाल शहर में पत्थर की सड़कें फैली हुई थी, जबकि मीनारें दूर स्थित भूल भुलैया को घेरे हुए थी। अफवाहें। दावा किया जाता था कि पुस्तकालय में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति बिना बदले वापस नहीं लौटता था। पुस्तक प्राप्त करने के लिए नूह को पहले एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, इसलिए वह साहसी लोगों के इलाके की ओर चल पड़ा। हवेली में वापस आकर ईव अपने कमरे में आराम से चाय पी रही थी। तभी एक नौकर अंदर आया और एक अप्रत्याशित मेहमान के आने की सूचना दी। अंदर कदम रखने वाला व्यक्ति अंदर स्कार दास्कोर था। गुलाबी बालों वाला वो आदमी हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ उसके सामने बैठा था। ईव को यह मुलाकात असामान्य लगी और उसने पूछा कि वह क्या चाहता है। स्कार। उसने बताया कि वह नूह के बारे में जानकारी लेने आया था। उसने सीस के बारे में भी पूछा और ईव ने सहजता से बताया कि वो गोरा तलवारबाज पहले ही एक मिशन पर निकल चुका है। एक गहरी मुस्कान वो कुछ क्षणों के लिए प्रकट हुआ। वह इस बात से खुश लग रहा था कि ईव को फिलहाल प्रत्यक्ष सुरक्षा नहीं मिल रही है। हालांकि ईव ने शांतिपूर्वक उसे याद दिलाया कि सक्षम अधीनस्थ अभी भी उसके आसपास मौजूद है। स्कार ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। वह एक तरफ हट गया और अपने असली उद्देश्य पर लौट आया। उसे जानकारी चाहिए थी, खासकर नूह की रहस्यमय शक्ति का राज।
ईव को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे पहले से ही इतनी जानकारी थी। स्कार ने खुलासा किया कि नू ने अपने पीछे भेजे गए लोगों को हरा दिया था। यह सुनकर ईव ने चुपचाप अपनी चाय का प्याला मेज पर रख दिया और मना कर दिया, किसी भी ऐसी चीज से जो प्रभावित हो रही हो। उत्तराधिकार युद्ध एक वर्जित क्षेत्र बना रहा। यदि वह किसी एक भाई या बहन का साथ देती तो अंततः दूसरे भी उसके खिलाफ हो जाते। स्कार धीरे धीरे, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने सवाल किया कि क्या वह सचमुच उसे अस्वीकार करना चाहती है। ईव ने शांत भाव से जवाब दिया कि सहयोग के लिए जोखिम के बराबर मुआवजा देना आवश्यक है। ये शब्द सुनकर उसे हंसी आ गई। मुआवजा। स्कार ने धीरे से इसे दोहराया, जबकि उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने उससे कहा कि वो जल्द ही समझ जाएगी। इस बीच अर्कैनम शहर के अंदर नू अनंत पुस्तकालय में ले जाने वाले मार्गदर्शक की तलाश जारी रखे हुए था। अंततः वो एक बड़े भवन के बीच छिपी एक पुरानी दुकान के सामने रुक गया। इमारतें, वो जगह जर्जर लग रही थी, फिर भी नू ने उसे तुरंत पहचान लिया। खिड़की से बाहर देखते ही मन में एक अजीब सी पुरानी यादों का एहसास हुआ। अंदर आने के बाद उसकी नजरें अलमारियों पर ऐसे घूमी मानो वह कोई भूली हुई याद ताजा कर रहा हो। मालिक ने उसे तुरंत देख लिया। उसका नाम ओजरी था। उस आदमी ने माफी मांगी और बताया कि दुकान बंद है, लेकिन नोआ ने शांत भाव से कहा कि वो कुछ खरीदने नहीं आया है। वह चाहता था कि ओजरी उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें। इस जवाब पर दुकानदार कड़वी हंसी हंस पड़ा। ओजरी ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वह अब इस प्रकार का काम नहीं करता। नोआ को यह जवाब अजीब लगा, क्योंकि भविष्य में यह व्यक्ति पुस्तकालय को किसी और से ज्यादा प्यार करने के लिए जाना जाता था। नोआ ने पूछा कि उसने मार्गदर्शक का काम क्यों छोड़ दिया। इस सवाल से ओजरे के चेहरे के भाव बदल गए। वह चुप हो गया और काउंटर की ओर घूरने लगा। फिर उसने अपने किए के लिए माफी मांगी। व्यवहार। उसने स्वीकार किया कि हाल की घटनाओं ने उसे तनाव में डाल दिया था। बातचीत जारी रहने से पहले प्रवेश द्वार के ऊपर लगी घंटी बज उठी। एक और व्यक्ति प्रवेश हुआ। नोआ मुड़ा और जम गया। जूलिया डास्कोर वहां खड़ी थी। सफेद बालों वाली तलवारबाज ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया और बताया कि उसने उसे उसके मिशन के दौरान देखा था। जिज्ञासावश वह उसके पीछे पीछे आर्कोनम तक चली गई। उसका नाम सुनते ही ओजरी घबरा गया। जूलिया डास्कोर की ख्याति स्पष्ट रूप से वहां तक पहुंच चुकी थी। शहर पहले से ही मौजूद है। नू ने औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया और अनुरोध को फिर से समझाया। इस बार ओजरी मान गया, हालांकि एक शर्त थी। दुकानदार दोनों भाई बहनों को पीछे के कमरे में ले गया। वहां एक महिला बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। ओजरी ने बताया कि एक महीने पहले अनंत पुस्तकालय के एक राक्षस ने उसे शाप दिया था। उस प्राणी ने उसे अंतहीन नींद में डाल दिया था और अंततः वो शाप उसे अपनी चपेट में ले लेगा। जीवन। नू ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि राक्षस को हराने से अभिशाप दूर हो जाएगा। तब ओजरी ने नू से नहीं, बल्कि प्रसिद्ध जूलिया से मदद मांगी। डास्कोर परिवार की बेटी जूलिया ने तुरंत सहमति दे दी, हालांकि उसने एक और शर्त जोड़ दी। नोआ भी भाग लेगा, क्योंकि वह चाहती थी उसके युद्ध को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए। युवक तुरंत समझ गया कि वो क्या कर रही है। उसे अभी भी उसकी शक्ति की वास्तविक प्रकृति पर संदेह था। फिर भी नू स्वीकार कर लिया। ओजरी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि अब मार्गदर्शक की भूमिका उनकी है। कुछ ही देर बाद समूह अनंत पुस्तकालय की विशाल संरचना के सामने एकत्रित हुआ। नोआ ने सवाल किया कि क्या जूलिया एक और मिशन को अधूरा छोड़ सकती है, लेकिन सफेद बालों वाली लड़की ने चिंता को खारिज कर दिया। उसकी दिलचस्पी उसके रहस्य में ज्यादा थी। उसे उनकी पिछली लड़ाई और उस अजीब एहसास की याद आई कि शैतानी शक्ति के अलावा किसी और चीज ने उसके हमलों को रोक रखा था। जूलिया ने खुलकर उसे चुनौती दी। भूल भुलैया के अंदर वो जवाब चाहती थी। नू चुप रहा, क्योंकि उसने उम्मीद से कहीं अधिक देख लिया था। उसी क्षण ओजरी वहां पहुंच गया। तैयारियां पूरी हो गई। समूह विशाल पुस्तकालय टावर की ओर बढ़ा, जबकि उनके आसपास के साहसी लोग अपने अपने अभियानों की तैयारी कर रहे थे। कई लोगों ने ओजरी को पहचान लिया और चुपचाप फुसफुसाते हुए उसने बताया कि दास्कोर भाई बहन उसके अगले शिकार बन गए हैं। जल्द ही वे विशाल प्रवेश द्वार के सामने खड़े हो गए। ओजरी ने अपने दोनों हाथ विशाल दरवाजों पर रख दिए। नीली रोशनी सतह पर फैल गई। प्रवेश द्वार धीरे धीरे खुला। दहलीज के पार किताबों की अलमारियों, सीढ़ियों, गलियारों और तैरते रास्तों की एक अंतहीन दुनिया प्रकट हुई। नोआ भी इस विशालता को देखकर एक पल के लिए रुक गया।
जूलिया ने स्वीकार किया कि अब उसे समझ आ गया है कि एक मार्गदर्शक की आवश्यकता क्यों थी। रास्ते हर दिशा में फैले हुए थे। दिशा बदलते हुए पुस्तकालय एक असली भूल भुलैया में बदल गया। तभी नू ने कुछ देखा, एक भित्ति चित्र। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गई। भित्ति चित्र में उकेरी गई आकृतियां, दीवार उसके पिछले जीवन के आक्रमणकारियों जैसी दिखती थी। वही दुश्मन जिन्होंने मानवता का नाश किया था। नू ने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस खोज ने उसे एहसास हुआ कि अनंत पुस्तकालय में अपेक्षा से कहीं अधिक गहरे संबंध मौजूद हैं। इस स्थान के भीतर कहीं न कहीं ऐसी जानकारी मौजूद हो सकती है जो सक्षम हो भविष्य को ही बदलना। उनका संकल्प और भी मजबूत होता चला गया। अनंत गहराइयों की पुस्तक को खोजना ही था। वे फिलहाल पहली मंजिल पर खड़े थे, इसलिए नू ने पूछा कि यह कहां स्थित हो सकता है। ओजरी ने बताया कि वह किताब वर्जित ज्ञान थी और संभवतः 20वीं मंजिल के आसपास कहीं छिपी हुई थी। यही बात इसे इतना भयावह बनाती थी क्योंकि किसी के पास भी वह किताब नहीं थी। आधिकारिक तौर पर वे और गहराई में चले गए। समूह एक बड़े जादुई घेरे की ओर बढ़ा। यह पोर्टल उन्हें नीचे की ओर ले जाएगा। इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, कई ओर्क प्रकट हुए। जादुई घेरे से सीधे बाहर निकलकर नोआ तेजी से आगे बढ़ा। ओजरी तुरंत पीछे हट गया और पूछा कि क्या भाई बहन इसे संभाल पाएंगे। नोआ ने जवाब दिया, क्रिया। उसकी तलवार एक पल चमकी। राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। शरीर जमीन पर गिर पड़े जबकि नोआ ने शांति से अपना हथियार म्यान में रख लिया। यहां तक कि जूलिया भी। थोड़ा प्रभावित होने के बाद उसने सबको आगे बढ़ने को कहा। समय बीतता गया। आखिरकार समूह 10वीं मंजिल पर पहुंच गया। ओजरी एक शेल्फ के सामने रुका और उनसे पूछा कि अगली खोज को गुप्त रखें। कई किताबों को हटाने के बाद दीवार के पीछे एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। ये गलियारा एक सुनसान कमरे की ओर जाता था। उसमें एक और जादुई घेरा था। इसका उपयोग करके वे कई मंजिलों को पार कर सकते थे। पोर्टल सक्रिय हो गया और नीली रोशनी ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। परिवहन समाप्त हुआ। वातावरण बदल गया था। वे अब 20वीं मंजिल के ठीक सामने खड़े थे। सफेद बालों वाली लड़की मुस्कुराई। इसका मतलब था कि दुश्मन और भी मजबूत होंगे। आगे इंतजार कर रहे थे। समूह गलियारे में और अंदर चला गया। तभी एक और जादुई घेरा प्रकट हुआ। अचानक जमीन फट गई। विशाल जड़ें फूट पड़ी। हर जगह लाल आंखों से ढका विशालकाय वृक्ष राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। ओजरी ने उसे तुरंत पहचान लिया। प्राचीन त्रिमूर्ति। गाइड घबरा गया और उसने स्वीकार किया कि प्राणी उम्मीदों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसे लगा कि बचना असंभव है। जूलिया ने बस मुस्कुरा दिया और उसने सवाल किया कि क्या वह सचमुच सोचता है कि दोनों भाई बहनों को एक साथ लड़ने की जरूरत है। उसके अनुसार वह अकेली ही काफी थी। जूलिया ने हमला बोल दिया। शाखाएं भाले की तरह उसकी ओर बढ़ी। फिर भी वो सहजता से उनके बीच से निकल गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती चली गई। वह एक हमले से दूसरे हमले पर छलांग लगाती हुई तेजी से दूरी कम करती चली गई। जैसे ही वह प्राणी की एक आंख की ओर उड़ी, उसके पीछे ऊर्जा के पंख प्रकट हुए। उसकी तलवार ने सीधे उस आंख को भेद दिया। वार सहने के बाद भी वह राक्षस खड़ा रहा। ओजरी चिल्लाया कि उसका तना और शाखाएं स्टील से भी ज्यादा कठोर है और उसने दावा किया कि उन्हें एक जादूगर की जरूरत है। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही जड़ें अचानक जूलिया के चारों ओर लिपट गई। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। शाखाएं उसके शरीर के चारों ओर कस गई, जबकि विशाल लकड़ी के हाथ उसे पूरी तरह कुचलने के लिए तैयार। नोआ ने तुरंत आवाज लगाई, लेकिन हमला बीच में ही रुक गया। एक लाल चमक उभरी। जूलिया ने अपना 5वां रूप प्रकट किया। काली ज्वालाओं ने उसके शरीर को घेर लिया और कवच बना लिया। नोआ आश्चर्य से देखता रह गया। यह कवच से सुरक्षित जीवित अग्नि की तरह लग रहा था। जूलिया ने अपनी शैली का पहला रूप, डार्क फ्लेम स्वॉर्ड डांस, सक्रिय किया। गहरा लाल रंग की अग्नि भड़क उठी। उसने तोड़ दिया। वे तुरंत मुक्त हो गए और अपने पीछे गहरे रंग की लपटों के निशान छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े। हर प्रहार उन शाखाओं को काटता हुआ आगे बढ़ा जो क्षण भर पहले स्टील का भी प्रतिरोध कर रही थी। मुख्य तने तक पहुंचकर जूलिया ने अपनी सारी शक्ति एक अंतिम हमले में लगा दी। काले लाल लपटों की एक लहर उठ उठी। राक्षस पर सीधा प्रहार हुआ। एक विशालकाय धड़ पर घाव दिखाई दिया। जूलिया ने शांत भाव से कहा कि केवल स्टील ही उसकी तलवार को नहीं रोक सकता। दुर्भाग्य से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ओजरी चिल्लाते हुए बोला। जमीन पर एक छिपी हुई शाखा जूलिया के टखने में लिपट गई।
और भी जड़ें निकली और उसे फिर से जकड़ लिया। सफेद बालों वाली लड़की शांति से पुनर्जनन का अवलोकन कर रही थी और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक वह प्राणी पूरी तरह से जल नहीं जाता तब तक वो बार बार लौटता रहेगा। उस राक्षस ने उसे अंदर की ओर खींच लिया। नूह तुरंत समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। बिना किसी झिझक के उसने ओजरी को पकड़ा और उसे घसीटते हुए दूर ले गया। साथ ही सबको पीछे हटने का आदेश दिया। जूलिया की आंखें लाल चमक उठीं। फिर सब कुछ फट गया। काली लपटों ने युद्ध क्षेत्र को निगल लिया। झटके से उत्पन्न तरंग ने नूह और ओजरी को जमीन पर पटक दिया। आग ने प्राचीन त्रिमूर्ति को भस्म कर दिया। पूरी तरह से आग बुझ गई जब तक कुछ भी बाकी नहीं बचा। धुआं छंटने के बाद जूलिया शांति से आग की लपटों के बीच से ऐसे गुजरी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने पूछा कि क्या वे आगे बढ़ सकते हैं। ओजरी और नोआ बस देखते रह गए। उस राक्षस को अकेले ही हराया गया था। नूह इसे किसी और से बेहतर समझता था। काली ज्वाला तलवार नृत्य महाद्वीप की सभी युद्ध शैलियों में यह अब तक की सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी शक्तियों में से एक थी। रास्ता साफ हो गया। जूलिया द्वारा प्राचीन त्रिमूर्ति को नष्ट करने के बाद समूह अनंत पुस्तकालय में और गहराई तक चला गया। अंततः वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। कई अलमारियों को देखते हुए नोआ अचानक रुक गया। जिस शीर्षक की उसे तलाश थी उसे देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उसे उठाया और पुष्टि की कि यही वो वस्तु थी जिसकी ईव ने मांग की थी। पहला उद्देश्य पूरा हो गया था। अब केवल शापित राक्षस ही बचा था। ओजरी ने समझाया, जीवजंतु शायद ही कभी खुले मैदान से दूर भटकते थे, इसलिए समूह ने आसपास खोजना शुरू किया। खोज के दौरान नूह ने एक और किताब देखी। बाकी किताबों के विपरीत ये एक चबूतरे पर अकेली रखी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ एक अजीब सी अनुभूति उसके भीतर फैल गई। उसी समय ओजरी को खतरे का आभास हुआ। अचानक कवचधारी आकृति अंधेरे से बाहर निकला। लाल हेलमेट के नीचे उसकी आंखें चमक रही थी। ओजरी ने उसे तुरंत पहचान लिया। यही वह राक्षस था जिसने उसकी पत्नी को शाप दिया था। नूह ने अपनी तलवार निकाली और घोषणा की कि वे उसे खत्म कर देंगे। वो यही था, लेकिन जूलिया उसके सामने खड़ी हो गई। उसके शरीर के चारों ओर लाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसने शांत भाव से घोषणा की कि ये लड़ाई केवल उसकी है। तलवार कवचधारी दुश्मन से टकराई और पूरे हॉल में चिंगारियां फैल गई। उसने तुरंत ही लाल ऊर्जा की एक लहर छोड़ी जो हवा में फैल गई। प्रहार जमीन पर हुआ और चारों ओर धूल उड़ गई। फिर भी जूलिया पीछे की ओर धकेल दी गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई। एक लंबी लड़ाई खतरनाक होगी। सफेद बालों वाली तलवारबाज ने अपनी गति बढ़ाई और कई शक्तिशाली हमले किए। तलवारें बार बार टकराती रहीं। युद्ध क्षेत्र में चिंगारियां फैल गई। राक्षस ने हर वार का बचाव किया। यहां तक कि नोआ भी हैरान रह गया। जूलिया की शक्ति को रोकने में सक्षम कोई साधारण प्राणी नहीं था। दुश्मन जूलिया ने और जोर लगाया। उसकी गति बढ़ गई और उसने एक जोरदार वार किया। तुरंत बाद उसने अपनी शैली का दूसरा रूप सक्रिय कर दिया। एक बवंडर राक्षस की ओर तेजी से बढ़ा। नूह और ओजरे हमले की चपेट में आने से बचने के लिए एक तरफ हट गए। कवचधारी दुश्मन ने अपनी तलवार से जवाब दिया। शक्तियों का टकराव हुआ और एक भीषण विस्फोट से पुस्तकालय का फर्श हिल गया। जूलिया को एक मौका मिला। उसका वार सीधे राक्षस की छाती पर लगा। फिर दुश्मन। उसने तुरंत पलटवार किया। जूलिया को चोट लगी। वार से वह पीछे की ओर गिर पड़ी और उसकी आभा का कुछ हिस्सा चकनाचूर हो गया। उसने भी इस प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। राक्षस ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसके अंदर हरी ऊर्जा जमा हो रही थी। जूलिया को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका घायल हाथ उसे चलने नहीं दे रहा था। उचित बचाव। किरण चली। नोआ हिल गया। उसने टकराने से ठीक पहले उसे एक तरफ धकेल दिया। हमले ने फर्श को चीर दिया और उसमें एक विशाल गड्ढा बना दिया। पुस्तकालय के हॉल में नोआ ने राक्षस की ओर मुड़कर घोषणा की कि वह अब युद्ध में शामिल होगा। जूलिया ने सवाल किया कि क्या वह सचमुच इस स्थिति में किसी चीज का सामना कर सकता है। स्तर। नूह ने उसे केवल एक ही बात की चेतावनी दी थी। उसका हाथ। वहीं से अभिशाप की उत्पत्ति हुई थी। जूलिया ने स्वीकार किया कि वह अपने हाथों से पर्याप्त शक्ति एकत्रित नहीं कर सकती। घायल बाह। नोआ पास आया और एक अनुरोध किया। लड़ाई में पहले राक्षस ने एक हमला किया था जिससे उसे चोट लगी थी। वह चाहता था कि वह इसे दोहराए। वह आदान प्रदान एक बार फिर। उसका निशाना अलग था।
राक्षस का हाथ काट दो। जूलिया आखिरकार समझ गई। भाई बहन ने मिलकर हमला किया। काली ज्वाला। जूलिया ने तलवार नृत्य शुरू कर दिया, जिसके जवाब में नोआ ने भी अपना ही एक संस्करण प्रस्तुत किया। लाल और सुनहरी ऊर्जाएं एक साथ दुश्मन पर टूट पड़ी। इस टक्कर से पहले कभी न देखे गए विस्फोट का सृजन हुआ। धुएं ने दुश्मन को घेर लिया। युद्ध क्षेत्र। भाई बहन अगला कदम उठाने की तैयारी करते हुए पीछे हट गए। बादल के अंदर कवचधारी राक्षस दहाड़ा। जूलिया अब उसे गंभीरता से देखने लगी। इस दुश्मन में असाधारण सहन शक्ति थी। उसने अपनी जलती हुई तलवार से फिर से हमला किया और उस प्राणी ने भी उसी तरह जवाब दिया। उनके हथियार हवा में टकरा गए। नोआ ने अपनी ऊर्जा से हमले को रोकने की कोशिश की। दबाव ने उसे तुरंत पस्त कर दिया। सफेद बालों वाली लड़की। उसने अपना दूसरा रूप पुनः सक्रिय किया और आग का एक और बवंडर छोड़ दिया। विस्फोट पुस्तकालय में फैल गया। राक्षस धुएं में छिप गया। हरा प्रकाश फिर से इकट्ठा हुआ। जूलिया ने नूह का नाम पुकारा। इस बार उसने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। उसकी तलवार बदल गई। सुनहरी रोशनी तलवार पर छा गई। दोहरी ध्रुवीयता। ब्लेड। जैसे ही नूह आगे बढ़ा, उसके चारों ओर की आभा तीव्र हो गई। उसके प्रहार से जमीन हिल उठी। फिर उसने हथियार को दुश्मन की छाती में घुसा दिया। राक्षस दहाड़ा और उसके शरीर में पवित्र शक्ति फैल गई। नोआ लड़खड़ा गया। उसकी सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो चुकी थी। जूलिया उसके बगल में खड़ी हुई और उसने एक और भंवर हमला किया। उसने दुश्मन को खदेड़ने में मदद की और फिर शांति से कहा कि उनके बीच का हिसाब चुकता हो गया है। फिर भी वो राक्षस अभी भी खड़ा था। नूह और जूलिया जम गए। अब उनमें से दो ही बचे थे। अचानक अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। इसने उनकी तकनीक की आलोचना की। सुनहरी रोशनी के बीच नोआ स्थिर खड़ा रहा। उसके चारों ओर एक आवाज प्रकट हुई। उस आवाज ने बताया कि उसकी शक्ति मिश्रित और अपूर्ण है। नूह ने जानना चाहा कि कौन बोल रहा है। उत्तर सुनकर वह चौंक गया। दिव्य सार का उत्तराधिकारी। आवाज ने उसे जागृति पर बधाई दी। एक सिस्टम विंडो खुल गई। दिव्य मूल का उत्तराधिकारी। जागृति पूर्ण हुई। जूलिया ने उसके आसपास की अजीब स्थिति को देखकर उसका नाम पुकारा। नोआ ने बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया। एक नई तकनीक तैयार करते समय सुनहरी ऊर्जा उसकी तलवार के चारों ओर लिपट गई। दिव्य शैली का द्वितीय रूप। दोहरा दिव्य दरार। सुनहरी रोशनी की दो किरणें आगे की ओर विस्फोटित हुई। हमले ने दोनों राक्षसों को प्रहार किया और उन्हें उछाल दिया। पीछे की ओर। नूह को आखिरकार समझ आ गया। यही उसकी शक्ति का असली रूप था। उसके सामने एक और सिस्टम संदेश प्रकट हुआ। निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। उसी क्षण नूह को इसका एहसास हुआ। उसे दैवीय शक्ति विरासत में मिली थी। उसके आसपास की दुनिया अचानक बदल गई। उसके सामने सुनहरे बालों वाला और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आभा प्राचीन और दिव्य प्रतीत हो रही थी। नोआ ने पूछा कि वह कौन है। अजनबी ने अपना परिचय दिया। ज़ेक्स, पूर्व वाहक। नूह ने उसकी शक्ति के स्रोत पर सवाल उठाया। ज़ेक्स ने विनम्रता से जवाब देने के बजाय उसे एक दोषपूर्ण प्राणी कहा। देवताओं के युग में मानवता ने एक बार दैवीय शक्ति का उपयोग करके आक्रमणकारियों से युद्ध किया था। फिर भी आंतरिक संघर्षों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। लोग उस शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने इसके उपयोगकर्ताओं को नष्ट कर दिया। दिव्य सार को पुनः प्रकट होने से रोकने के लिए इसे विभाजित कर दिया गया था। पवित्र सार, राक्षसी सार। नोआ को अंततः समझ आ गया कि उसके भीतर रहने वाली दो शक्तियां कभी दुश्मन नहीं थी। वे मूल रूप से एक ही शक्ति थी। और क्योंकि उसके पास दोनों शक्तियां थी, इसलिए दिव्य सार एक बार फिर जागृत हो गया था। उसने तुरंत वह प्रश्न पूछा जो उसके हृदय में काफी समय से था। दुनिया का विनाश। अगर दिव्य शक्ति के उपयोगकर्ताओं के साथ विश्वासघात न हुआ होता, तो क्या मानवता सचमुच आक्रमणकारियों को हरा पाती? ज़ेक्स नामक स्वर्ण आकृति। उसने पूरे आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा और बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। मानवता की जीत होती। आक्रमणकारियों का पूर्णतः सफाया हो जाता। यह जवाब सुनकर नोआ को अतीत में लौटने के बाद पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। फिर भी ज़ेक्स ने उसे ज्यादा उत्साहित न होने की चेतावनी दी। आरंभ में दिव्य सार अभी भी अपूर्ण था। इसे युद्ध के माध्यम से विकसित होने और पराजित शत्रुओं से शक्ति अवशोषित करने की आवश्यकता थी। नूह ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तुरंत। अगर लड़ाई ही भविष्य बदलने का रास्ता था, तो वह बिना पछतावे के उस रास्ते पर चलेगा।
उसने बस बाहर इंतजार कर रहे राक्षस की ओर इशारा किया और उसे कहा कि वो शुरुआत करे। उसके सामने कचरा पड़ा था। जैसे ही नोआ होश में आया, उसके शरीर से सुनहरी और बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसके चारों ओर प्रकाश की 6 किरणें प्रकट हुई और जीवित हथियारों की तरह हवा में तैरने लगी। पास के कवचधारी राक्षस ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नोआ आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका हमला सीधा पड़ा और भ्रष्टाचार फैलाने वाली शापित भुजा चकनाचूर हो गई। राक्षस ने हताशा में प्रकाश की एक भुजा को पकड़ लिया। 6 ब्लेड उसकी ऊर्जा को सोखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नू पहले ही तकनीक समझ चुका था। वे 6 ब्लेड तलवार और ढाल दोनों बन सकते थे। उन्होंने हमला किया और साथ ही बचाव भी किया। नोआ के युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने पर राक्षस सदमे से घूरते रहे। जैसे ही उसने राक्षस के शरीर को भेदा, उसके चारों ओर सुनहरे हथियार लहराने लगे, एक के बाद एक सटीक वार से सीने पर वार करते हुए। नू ने हल्की सी मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि अंततः लड़ाई उनके पक्ष में हो गई है। कवचधारी प्राणी दहाड़ता हुआ लगातार वार करता रहा। हमलों ने उसके शरीर को चीर डाला। कुछ ही क्षणों बाद पहला राक्षस अंतिम प्रहार से ढेर हो गया। नू तुरंत दूसरे दुश्मन की ओर मुड़ा। हरी ऊर्जा। जैसे ही उसने एक और किरण तैयार की, उसके मुंह के अंदर ऊर्जा जमा हो गई। जूलिया ने उसे बचने के लिए चिल्लाया, लेकिन समय नहीं था। हमला उस तक पहुंच चुका था। नू ने प्रतिक्रिया दी।